बहुत पुराने समय की बात है। ढोलकपुर गांव में गजोधर का एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वो हर वक्त बीमार ही रहता था। उसकी आखिरी तमन्ना थी अपने बेटे की शादी करा दे वो। मनोज बेटा, पता नहीं ऊपर वाले का बुलावा कब आ जाए, उससे पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देख लेना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलिए आप, सब ठीक हो जाएगा। भला हम जैसे गरीब परिवार को अपनी लड़की कौन देगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, क्या गरीबों की शादी नहीं होती? मेरे पिताजी ठीक भी हो जाएंगे और जल्दी मैं शादी भी कर लूंगा। गांव के एक पंडित जी हैं, वो तो हमारे बारे में सब जानते ही हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा परिवार जरूर होगा जो हमारे घर में अपनी बेटी दे सके। मैं शाम को चाय की टपरी पर जाऊंगा, वहां पर पंडित जी हर शाम को आते हैं, वहीं उनसे बात करके देखता हूँ। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मनोज मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपने माँ बाप को पालता था। शाम के वक्त मनोज गांव में एक चाय की टपरी पर पहुंच गया। वहां पर गांव के कुछ और लौंडे पहले से ही बैठे थे। और मनोज भाई, क्या हाल चाल? बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे चाचा, अपने मनोज भाई को जरा एक मस्त कटिंग चाय पिलाओ। हाँ, बस 2 मिनट रुको, मैं चाय बनाता हूँ, पंडित जी भी आने वाले हैं। चाचा तो रुक जाओ, जब पंडित जी आ जाएं तब हम सब एक साथ ही चाय पियेंगे। क्या बात है मनोज भाई, आज पंडित जी की याद कैसे आ गई? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है? हाँ? अरे पंडित जी का तो काम ही यही है, वो कहीं ना कहीं से खोद के आपके लिए रिश्ता ले ही आएंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पंडित जी आ गए। अरे किसका रिश्ता ले आएंगे राजू? चाचा जल्दी से अब हमारी चाय बना दो। अरे पंडित जी, बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि मरने से पहले अपनी बहू का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ बस अब और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे मैं तो तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ शादी के लिए, लेकिन तू हर बार मना कर देता था। मेरे पास है एक रिश्ता, वो भी गरीब परिवार के ही है। अगर तू कहे तो बात करूं। हाँ पंडित जी, आपको जो करना है कीजिए, मेरी तरफ से कोई भी रिश्ता पक्का ही है। आप मेरे लिए कोई बुरी लड़की तो लाएंगे नहीं, बस लड़की को मेरा परिवार पसंद होना चाहिए और मुझे कोई डिमांड नहीं है। अगले दिन ही पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिला दिया। लड़की का नाम पूनम था। पूनम का परिवार भी बहुत गरीब था। मनोज को दहेज की डिमांड नहीं थी, इसलिए उन लोगों को मनोज का रिश्ता मंजूर हो गया और दोनों की शादी हो गई। आज पूनम की पहली रसोई थी। ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हल्का खाना बनाया। मुझे कढ़ी चावल बनाना बहुत अच्छा आता है। आप लोग खाकर बताइए कैसा बना है। सभी ने पूनम के हाथ के बने कढ़ी चावल खाए और सभी को बहुत पसंद आए। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन पूनम के ससुर की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। सारे पैसे जो बचे थे सब उनके इलाज में चले गए। पूनम, कभी कभी मुझे कष्ट होता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा और इस बार की फसल भी नष्ट हो गई। जो पैसे बचे थे वो पिताजी के इलाज में चले गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। क्या बनाओगी तुम? आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। मैं भी एक गरीब परिवार की हूँ। मैंने भी बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। अभी हमारी किचन में चावल और अरहर की दाल बची हुई है। मैं दाल को पीसकर उसका बेसन बना देती हूँ। फिर कढ़ी चावल तो आप लोग को पसंद ही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहू का चेहरा देख लिया। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं ये घर अच्छा खासा बनवा सकूं और आपको इस गरीबी से बाहर निकाल सकूं। उससे पहले आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। माँ, पिताजी को समझाइए ना। मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। मनोज के पापा, आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली और आप इस दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की बात नहीं मानेंगे क्या? आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूनम भी किचन में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी सास भी किचन में आई और अपने पति के लिए काढ़ा बनाने लगी। वो रोते हुए काढ़ा बना रही थी। सासू माँ, आप रोइए मत, क्योंकि हम रोते हुए अगर खाना बनाएंगे तो सामने वाले के अंदर वैसा ही असर भी होगा। आप खुशी खुशी काढ़ा बनाइए और ससुर जी को जाकर पिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तब तक मैं जल्दी से कढ़ी चावल बना देती हूँ। बेसन बनकर तैयार हो चुका है। कुछ खाएंगे तो पिताजी ठीक हो जाएंगे, उन्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी।
ठीक है बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। पूनम ने कढ़ी चावल बनाए और सबसे पहले उसने भगवान को अर्पण किया। हे ऊपर वाले, मैं बचपन से तेरी पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही अपने लिए और ना ही अपने मायके वालों के लिए। लेकिन मैं पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मांग रही हूँ। हमारी गरीबी खत्म कर दीजिए और सबसे पहले तो पिताजी को पूरी तरह से सही कर दीजिए ताकि मनोज जी अपना सपना पूरा कर पाए। जैसे ही पूनम ने कढ़ी और चावल भगवान को अर्पण किया, वैसे ही कढ़ी से आवाज आने लगी। मैं तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे प्रेम से बहुत खुश हूँ। अब ये कढ़ी चावल कोई साधारण कढ़ी चावल नहीं रहे, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से जादुई कढ़ी चावल बन चुके हैं। जितने भी लोग ये कढ़ी चावल खाएंगे, वो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद अंत में थोड़ा सा कढ़ी बचा लेना और पूरे घर में छिड़क देना। उसके बाद कढ़ी की हर एक बूंद सोने में बदल जाएगी, जिससे तुम सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मेहनत करना कभी बंद मत करना। ऐसा अपने पति को भी बता देना। क्या ये सब कुछ सच है? क्या सच में परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है? अब उस कढ़ी चावल से आवाज आनी बंद हो गई। पूनम भगवान को पुकारती रही, लेकिन अब भगवान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर पायल ने तुरंत ही मनोज को बुलाया और उसे सारी बात बताई। पूनम, हो सकता है भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश हो गए हो और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये जादुई कढ़ी चावल दिए हो। सबसे पहले पिताजी को एक कढ़ी चावल खिलाते हैं, हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद सच साबित हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मनोज ने अपने हाथों से अपने पिता को वो जादुई कढ़ी चावल खिलाए। गजोधर ने जैसे ही वो जादुई कढ़ी चावल खाए, वैसे ही उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई। वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, यहाँ तक कि गजोधर अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने भी लगा। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। मनोज बेटा, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है भगवान ने सच में हमारे लिए साधारण कढ़ी चावल को जादुई कढ़ी चावल बना दिया है। अब मैं जल्दी से ये सारी कढ़ी घर में इधर उधर छिड़क देती हूँ। हाँ, जल्दी करो पूनम। पूनम ने सारा कढ़ी चावल घर में चारों तरफ छिड़क दिया, जिससे जहां जहां पर कढ़ी की बूंद गिरी, वहां पर सोना बनता चला गया। सब लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी। अरे बहू, ये चमत्कार कैसे हुआ? मनोज ने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। उसके बाद मनोज ने सारा सोना इकट्ठा किया, उसे बेचकर अपना एक घर बनवाया। सोने का कुछ हिस्सा बचाकर उसने भगवान की सोने की ही मूर्ति बना दी। पूनम, आज मुझे पता चल गया कि अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ऊपर वाले की प्रार्थना करो तो वो जरूर सुन लेता है और कोई ना कोई चमत्कार जरूर करता है। ये सारा कमाल तुम्हारी जादुई कढ़ी और चावल का है। आज हमारी गरीबी खत्म हो गई और ससुर जी भी पूरी तरह से ठीक हो गए। अब इस गांव में या आसपास जितने भी गरीब और परेशान लोग होंगे, उन सबकी हम मदद किया करेंगे, तभी ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। बहू, हम धन्य हो गए तुझे पाकर। उन लोगों ने बड़ा सा घर बना लिया और इस तरह अब वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। मंगरू हर रोज शेफाली की तारीफ करता था। मंगरू पूरा दिन काम करके थका हारा घर आता था और कहता था, शेफाली, खाने में आज क्या है? आज कढ़ी चावल बनाई हो जी। वाह, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। शेफाली के हाथों की कढ़ी चावल खाकर मंगरू पागल ही हो जाता था। वाह शेफाली वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल बनाती हो तुम। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। सच बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है। ये सब छोड़ मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना मस्त कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो। गरीबों के लिए सपने से बड़ा और है ही क्या। एक दिन आराम की जिंदगी गुजारने का सपना देखते देखते गरीब लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और भेड़ बकरियों की तरह मर जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। मंगरू को भी गरीबी से बाहर निकलना था। अपनी बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी। वो सपना देखता रह गया। कुछ साल गुजर गए और मंगरू के 2 बच्चे हो गए, 1-2 साल की बेटी और एक नवजात बेटा। मंगरू मजदूरी छोड़ नहीं पाया और एक दिन काम करते करते ही ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान,
क्या हुआ ये? हमें छोड़कर वो क्यों चले गए? क्यों? जिस कंपनी के लिए मंगरू काम करता था उसका मालिक मदन लाल बहुत घटिया आदमी था। उसने सोचा, ये मंगरू की बीवी ने हम पर केस कर दिया तो हमें बहुत सारा पैसा देना होगा। उससे अच्छा है कि मंगरू और उसकी बीवी पर केस कर देता हूं। मदन लाल ने मरे हुए मंगरू पर झूठा आरोप लगाया और 2 दिन में शेफाली के पास पुलिस आ गई। शेफाली की बेटी मुन्नी पुलिस देखकर डर गई। माँ, पुलिस आई है, पुलिस आई है। पुलिस? क्या बात है साहब? पुलिस के साथ मदन लाल भी आया था। उसने कहा, तेरे पति ने फैक्ट्री से 10 लाख की चोरी की थी। मैंने उसे पकड़ लिया तो भागने लगा और तभी वो गिर पड़ा। नहीं, मेरा पति चोर नहीं हो सकता। नहीं साहब, कुछ गलती हो रही है। मेरा पति चोर नहीं था। चुपचाप सुन, 1 साल के अंदर 10 लाख नहीं दिया तो मैं तेरा घर ले लूंगा। तब दोनों बच्चों को लेकर भीख मांगते रहना रस्तों पर। धमकी देकर मदन लाल चला गया। 2 दिन पहले शेफाली विधवा हुई थी। अब उसके सर पर 10 लाख का कर्जा आ गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं? दोनों बच्चों को पेट भर खिलाने पिलाने की हैसियत नहीं है मेरी। ऊपर से ये कर्जा, कैसे चुकाऊं 10 लाख का कर्जा? शाम को शेफाली के घर रघु नाम का एक आदमी आया। रघु मंगरू के साथ मदन लाल की उसी फैक्ट्री में काम करता था। उसने शेफाली से कहा, भाभी, मंगरू और हम अच्छे दोस्त थे। मंगरू ने चोरी नहीं की। लेकिन मालिक तो पुलिस लेकर यहां आ गए। अब मुझे पैसा चुकाना ही होगा। मालिक बहुत लालची और बेईमान है। मुझे पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मालिक की ही गलती की वजह से मंगरू भाई का देहांत हो गया। क्या ये बात तुम कोर्ट में बोल सकते हो? कैसे बोलूं भाभी? मालिक मुझे भी जान से मार देंगे। अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊंगा क्या? रघु चला गया। शेफाली के पास कोई चारा नहीं था। वो 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगी और घर चलाने लगी। 1 महीने बाद एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ, कढ़ी चावल बनाओ ना, बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल खाए हुए। ठीक है बेटी, बनाती हूँ। शेफाली कढ़ी चावल बनाने लगी। पूरा घर खुशबू से भर गया। उसी वक्त थाने से एक पुलिस ऑफिसर आया। उसका नाम मनोज था। शेफाली आपका नाम है ना? हाँ, मैं ही शेफाली हूँ। क्या बात है? मैं आपको याद दिलाने आया हूं 10 लाख 1 साल के अंदर देने। 1 महीना गुजर चुका है। याद है साहब, लेकिन मैं भी गरीब हूँ। मेरा पति मर गया है, मैं क्या करूं? ये कहते हुए शेफाली की आंखें भीग गईं। वो देखकर मनोज का दिल भी नरम हुआ। मनोज को भी पता था कि मदन लाल पैसों के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाइए। मैं तो बस अपना काम करने आया था। ठीक है साहब, आए हैं तो कुछ खाकर जाइए। खा के? हाँ, भूख तो लगी है। और आपकी रसोई से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। क्या बन रहा है? कढ़ी चावल। माँ कढ़ी चावल बना रही है। माँ दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल बनाती है। एक बार खाओगे तो पूरी जिंदगी याद रखोगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर टेस्ट कराइए शेफाली जी। शेफाली ने मनोज को कढ़ी चावल दिया। वो चखकर मनोज के होश उड़ गए। अरे वाह, ये तो सच में दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल है। इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल मैंने कभी नहीं खाया। क्यों? कहा था ना। शेफाली जी, आप हमारे पुलिस स्टेशन में खाना डिलीवरी क्यों नहीं करती? पुलिस स्टेशन में एक होटल से बकवास खाना आता है। न स्वाद है और ना ही वो खाने का मन करता है। खाना डिलीवरी? हाँ, मतलब। ये सुनकर शेफाली को मंगरू की बातें याद आई। सच बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है। ये सब छोड़ मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना मस्त कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। ये सोचते हुए शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कढ़ी चावल की डिलीवरी तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं देता हूँ पैसे, ये लीजिए। मनोज पैसे देकर चला गया। उसी दिन शेफाली ने पुलिस स्टेशन में कढ़ी चावल भिजवाया। वो खाकर सारे पुलिस ऑफिसर्स का मन भर गया। वो कहते हैं ना, इंसानों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। धीरे धीरे शेफाली का कढ़ी चावल खाते खाते सारे पुलिस ऑफिसर उसके फैन बन गए। शेफाली को और भी जगहों से ऑर्डर मिलने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे शेफाली का व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन उधर मदन लाल गुस्सा हो गया और एक दिन पुलिस स्टेशन आकर उसने सभी ऑफिसरों को बहुत झाड़ा।
तुम सब निकम्मे हो, एक औरत से 10 लाख नहीं वसूल सकते, लानत है तुम पर। मदनलाल की बातें किसी को हजम नहीं हुई और ऊपर से शेफाली ने सबका दिल जीत लिया था। सभी को पता था कि मदनलाल झूठ बोलकर पैसा हड़पना चाहता है, इसीलिए सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। मनोज ने शेफाली को थाने बुलाया और उससे मदनलाल के खिलाफ कोर्ट में सच बोलने के लिए कहा। मैं तो सच बोल दूंगी, लेकिन सबूत नहीं है। मैं ऐसे एक आदमी को जानती हूं जो मदनलाल के खिलाफ कोर्ट में बोल सकता है, लेकिन वो डरा हुआ है। ठीक है, हम उसका डर दूर करेंगे। मदनलाल को बहुत चर्बी चढ़ गई है, उसे जेल भेजना ही होगा। शेफाली ने रघु को बुलाया। पुलिस का सपोर्ट मिलते ही रघु गवाही देने के लिए राजी हो गया। रघु और भी लोगों को साथ ले आया और अगले दिन कोर्ट में सभी ने मदनलाल के खिलाफ गवाही दे दी। पुलिस ने भी एंड मौके पर मदनलाल का साथ छोड़ दिया। मदनलाल को कोर्ट ने शेफाली को 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। मदनलाल को देना ही पड़ा और उसके बाद उसे जेल हो गई। मदनलाल पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए अंदर चला गया और शेफाली करोड़पति बन गई। मंगरू का सपना पूरा हुआ। शेफाली के कढ़ी चावल ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसके बाद से शेफाली खुशी खुशी जीने लगी और कढ़ी चावल रेस्टोरेंट खोलकर कढ़ी चावल बेचती रही।